एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपका सीटेट की एक बेहतरीन क्लास में। देखिए चैनल पे सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, इसलिए आप सारी की सारी वीडियो देखिए। यदि आपको सीटेट स्पेशली हिंदी में बिल्कुल 15 में 15 लाने हैं तो आपको क्या करना है कि पूरी पूरी जो सीरीज है 2011 से लेकर 2018 तक आपको पूरा देखना है। और आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है 2015 की है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और क्लास स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन जिस भी राज्य के हो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को देख बेहतर विकल्प, क्योंकि हम बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की और आपको एक सरकारी सीट लेनी है, सिलेक्शन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास और आप वीडियो के तक बने रहेगा। देखिए प्रीवियस ईयर की तैयारी का मतलब ये होगा कि आप 60 से 70% की आपकी जो तैयारी होती है बिल्कुल हो जाएगी सीटेट के क्वेश्चन के साथ। इसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ बिल्कुल स्टाफ डिटेलिंग के साथ बताता हूं, यानी आपको कम समय में बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। देखिए प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। बात क्या हो रही है प्राथमिक स्तर की, जिसमें क्या होता है कि बच्चे किस तरह की कविताएं अधिकतर पसंद करते हैं। छोटी वीर रस की नैतिकतापूर्ण मूल्यों से ओतप्रोत या फिर लयपूर्ण। देखिए बात क्या हो रही है प्राथमिक स्तर की, तो मैं आपको बता दूं कि जो लयपूर्ण कविताएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो लयपूर्ण कविताएं होती हैं वो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं अधिकांशतः पसंद करते हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं। अच्छा, लयबद्ध से मतलब क्या हुआ या लयपूर्ण से मतलब क्या हुआ? तो लयपूर्ण से मतलब ये हुआ कि जैसे कोई अध्यापक या कोई मैम जी हैं, वो क्लासरूम में किसी कविता को गा के बच्चों को सुनाते हैं और साथ साथ बच्चे भी अपने मैम या सर के साथ गीतों को या फिर कविताओं को गाते हैं। यानी कि प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं? तो लयपूर्ण कविताएं पसंद करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लयपूर्ण कविताएं किन बच्चों के स्तर या फिर किन बच्चों के स्तर तक को पसंद किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि प्राथमिक स्तर तक। देखिए क्वेश्चन चाहे इस तरह पूछे चाहे उस तरह पूछे, यदि आपके कॉन्सेप्ट माइंड क्लियर रहेगा तो आप बेहतर कर पाओगे। इसलिए आप सीटेट के जो प्रीवियस ईयर हिंदी की सीरीज चल रही है उसको आप फॉलो करिए, उस सारी की सारी वीडियोस को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर सबको, यानी कि उसको कंफ्यूजन होता है, स को श कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आपका क्लासरूम है, आप उसमें कोई बच्ची है, उसको कंफ्यूजन है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, बी या फिर डी में भी पूछ लिया जाता है, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो स्पेशली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुनैना को श और श में डिफिकल्टीज हो रही पहचानने में। तो आप सोचिए कि आपके हिसाब से क्या एक बेहतर विकल्प होगा उसके लिए, ताकि वो बच्ची को ये समझने में आसानी हो कि छोटा सा क्या है बड़ा सा क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए आप पर्याप्त समय देंगे। उसे स और श का उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे, या फिर वह जब भी बोले श या स को तो उसे टोकेंगे कि ताकि उसमें सुधार हो सके। देखिए जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, उसे दो शब्दों में कंफ्यूजन हो रही है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के पर्याप्त अवसर दे या समय दे। देखिए बच्चा जिस भी पर्यावरण से आया होता है, जिस भी क्षेत्र से आया होता है, तो उसकी मातृभाषा में उसका क्या होता है, उसकी झलक दिखाई देती है। यानी वो अपने जिस भी एरिया से पर्यावरण से आया होता है तो उसके लैंग्वेज में वहाँ के समुदाय की भाषा झलकती है। यदि उसे कंफ्यूज हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, उसको पर्याप्त समय होगा, समय के साथ वो क्या होगा कि उसको अंतर समझ में आ जाएगा और वो चीज़ों में बेहतर करने लगेगी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह से ग्रस्त है। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप एक बार इंग्लिश सेक्शन में जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि हिंदी में इतनी शुद्ध इंग्लिश वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया जाता है स्पेशली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आप इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो ऑप्शंस रहेंगे बिल्कुल ईजिली रहेंगे, और पढ़ने में कठिनाई हो रही है, पढ़ते समय कठिनाई हो रही है, तो जो आंसर होगा आप आसानी से पिक कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फेजिया, डिस्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। देखिए अमित पढ़ते समय यानी पढ़ते समय कठिनाई हो रही तो वो है डिस्लेसिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट है। यानी पठन संबंधी या पढ़ाई संबंधी विकार को किससे संबंधित है, विकार किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया से संबंधित। इसमें जो बच्चा होता है उसे पठन संबंधी विकार होते हैं, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाता। कभी कभी ये होता है कि वो दो वर्डों में अंतर भी नहीं कर पाता। ठीक है। डिस्ग्राफिया, देखिए लेखन संबंधी कौशल से, यानी लेखन संबंधी जो विकार होते हैं वो संबंधित है डिस्ग्राफिया से। और डिस्कैलकुलिया संबंधित है गणितीय संबंधी अवधारणाओं से, यानी कि गणितीय संबंधी विकार से संबंधित है डिस्कैलकुलिया। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। यानी देखिए ये चार में से आपको डिफरेंट क्या है वो चुनना है, तो इसको आप बिल्कुल बच्चा बच्चा देख के बता सकता है। टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट टेलीविजन, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। बाकी पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र ये बिल्कुल अलग हैं। यानी कि ये तीन जो चीजें हैं वो एक कैटेगरी की है और जो टेलीविजन है वो डिफरेंट है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेलीविजन। और देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय संज्ञा की परिभाषा बताती है। ठीक है, यानी कि पहले क्या बता रही है, डिफिनेशन बता रही है, पहले परिभाषा बता रही है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है। देखिए बात क्या हो रही है कि पहले बच्चे को परिभाषा देना, फिर उदाहरण बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निगमन विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए निगमन विधि में क्या होता है कि पहले बच्चे को क्या होता है, परिभाषा समझाई जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है और वो चीजों को समझने लगता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य पूछा जा रहा है कि सर्वोपरि मतलब सबसे जो अच्छा, सबसे बेटर और जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। तो देखिए भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, भाषा के व्याकरण के नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना, या फिर भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। देखिए बात यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के सर्वोपरि, यानी कि जो सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया है वो आपको बताना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। देखिए जब क्या होगा कि हम बच्चे के अंदर भाषा संबंधी जो प्रयोग उसका विकास करेंगे तो उसका जो भाषाई क्षमता होगा वो बढ़िया होगा, बेहतर होगा और चीजों को अच्छे ढंग से समझ पाएगा, सीख पाएगा। देखिए बेसिकली होता है क्या कि सीटेट बस आपको समझ को, आपके अंडरस्टैंडिंग को परखता है, इसलिए जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से अपनी समझ को बनाना है, क्योंकि जो सीटेट है वो एग्जाम है वो क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट करते हैं, बस उसके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो अलग होता है, बट जो उसका पैटर्न होता है, जो उसकी सूझबूझ होती है वो सेम होती है। इसलिए अपनी समझ बनाइए और सीटेट तो आप चुटकी में उड़ा दोगे। और सिलेक्शन लेना है मेरे भाई बहन। देखिए बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन। अच्छा, लेखन क्षमता के आकलन का मतलब क्या हुआ कि बच्चा किस स्तर तक लिख पा रहा है, यानी कि उसकी जो लिखावट संबंधी कौशल है वो कितने स्तर तक वो अच्छे ढंग से सीख पा रहा है, समझ पा रहा है। विचारों की स्पष्टता, मौलिकता, कल्पनाशीलता या मानक वर्तन। देखिए बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण बात हो रही है, यानी कि सबसे कम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मानक वर्तनी, यानी कि मानक वर्तनी कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं ज़्यादा अदा करती बच्चे की किसी भी लेखन क्षमता से। यानी जो मानक वर्तनी होती है जरूर नहीं कि किसी की लेखन क्षमता को वो बेहतर और बढ़िया बताए। साथ ही साथ विचारों की स्पष्टता बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की लेखन क्षमता का नजरिया है, मौलिकता भी, कल्पनाशीलता भी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि देखिए बात करिए बातचीत की, संप्रेषण की बात हो रही है यहाँ पे। बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, ऑप्शन बी है बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। ऑप्शन सी है हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। ऑप्शन डी है यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। देखिए बातचीत करना क्या है, बच्चों से संप्रेषण करवाना, बच्चों से बातचीत करना क्या है। तो इस ऑप्शन में जो सबसे सुपर एंड डुपर ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। तो देखिए यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 110% करेक्ट है। यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। ठीक है, यानी कि जब भी हम बच्चों को कोई भी वार्तालाप या संप्रेषण के मौके देते हैं तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि जो देखिए बच्चे संप्रेषण किन बात पे करेंगे, जो वो चीज़ें सीखे रहेंगे, जिन वो चीज़ों से गुजरे रहेंगे वही तो बच्चे संप्रेषण में इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसलिए यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है क्या, बातचीत या फिर संप्रेषण करना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को ले सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दे एक बेहतर विकल्प, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में। क्योंकि देखिए सीटेट आपको पहली बार में क्रैक करना है, इसीलिए सीटेट की बेहतरीन वीडियोस चैनल पे हैं, उस पर आइए आप सारी की सारी वीडियो देखिए, वो आपकी समझ को, आपको अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल बेहतर बनाएंगे। देखिए बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। श्रवण कौशल की बात हो रही है, लिसनिंग स्किल की बात हो रही है, यानी लिसनिंग स्किल की बात हो रही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सर्वाधिक सहायक है ऑडियो टेप, शब्दों का शुद्ध लेख, परस्पर बातचीत, भाषा प्रयोगशाला। अच्छा, आप अपने माइंड से सोचिए कि एक बच्चे के सुनने की क्षमता का यदि हमें विकास करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर इन 4 ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। देखिए
सुनने संबंधी बात हो रही है, उसके श्रवण योग्यता की बात हो रही है, तो उसकी जो श्रवण योग्यता है वो होगा परस्पर बातचीत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए परस्पर बातचीत से मतलब क्या हुआ, अच्छा परस्पर बातचीत का श्रवण योग्यता से क्या संबंध है। देखिए बच्चा बातचीत करेगा, यानी बच्चा देखिए बात कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है, तो वह सामने वाले की बातों को सुनेगा। जैसे जब अपना पक्ष रखेगा, जब बात करेगा, तो साथ ही साथ सामने वाले की बात को सुनेगा भी, तो सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो परस्पर बातचीत संबंधित श्रवण योग्यता के विकास से जो उसमें सर्वाधिक और मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जो डबल इन्वर्टेड कामा में जो वर्ड्स दिए होते हैं आप उनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आंसर भी आपको उसी के बेस बना के देना होता है। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, यानी कि निगेटिव वाले क्वेश्चन हैं, तो आंसर भी निगेटिव वाला ही होगा। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं, उसे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों के संकल्पना लोक के रंगों तथा कृतियों को पहचान नहीं मिलती है। देखिए नहीं मिलती है और वहां पर भी नहीं वाले क्वेश्चन भी है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये गलत है। बच्चे के चित्रात्मक, जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, देखिए क्लासरूम में बेसिकली जब कोई चित्र या पेंटिंग हुई रहती है तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे उस चीज़ों को सीखते हैं, साथ ही साथ उनकी जो शैक्षिक वातावरण होता है उसे डेवलप होने में, विकसित होने में मदद मिलती है और बच्चे उस सामग्री को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे दीवार पर कोई फिगर या चित्र, पढ़ने संबंधी कोई भी चीज़ रहती है तो बच्चे उसे बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखते भी हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना, लिखना और बोलना। देखिए वेरी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है ये आपको, इसीलिए मेरे भाई बहन आपको प्रीवियस ईयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसे अपने नज़र में रख के बिल्कुल माइंड में सेव रखना है। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ रहेगी, तो आप बिल्कुल 150 के जो क्वेश्चन होते हैं पहली बार में सीटेड नियर अबाउट 130 प्लस के साथ आप पक्का क्रैक कर ही जाओगे। और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको क्या करनी, सीट भी लेनी है और सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। देखिए प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल की बात हो रही है, तो प्राथमिक आधार पर जो आधारभूत कौशल क्या है, सुनना और बोलना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। अक्षर बोध की बात हो रही है, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन में जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें कभी कभी जो आंसर होता है वो डिफरेंट भी हो सकता है, यानी कि 3 तो आपको ऑप्शंस बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे, बट एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो 90% केसेस में क्या होता है कि वही आंसर सही होता है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर वो है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या है, इसमें अक्षर का बोध नहीं होता बल्कि वर्ण विधि में बिल्कुल होता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। वर्ण विधि, शब्द विधि बिल्कुल होता है, वाक्य विधि बिल्कुल होता है, बट प्रत्यक्ष विधि क्या है, अक्षर बोध की विधि नहीं है। देखिए आपको आंसर देना, बस क्या करना, आपको समझ बनाने से, समझ बनाने का मेरा, बस आप चैनल पे आइए और हमारे परिवार के साथ जुड़िए। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा जरूर। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य संबंधित या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, रिपोर्टिंग करना, रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना। देखिए सबसे विश्वसनीयता की बात हो रही है तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, यानी रिपोर्टिंग करना। देखिए मान लीजिए कोई अध्यापक है, कोई सर जी हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके विश्वसनीयता क्या, उसके पढ़ाई के स्तर की जांच कर रहे हैं कि बच्चा किस लेवल तक है, चीज़ों को कितने अच्छे से सीख रहा है, तो उसको रिपोर्टिंग करना सर जी को बेहद ही जरूरी होगा, या मैम जी को रिपोर्टिंग करना बेहद ही जरूरी होगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की प्रयोग की क्षमता का संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्टिंग करना। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए पढ़ने की क्षमता की बात हो रही और ऊपर क्या था, लिखने की कौशल। देखिए जो कौशल्स होते हैं यानी LSRW, आप बिल्कुल इसको अपने माइंड में रखिएगा। SLRW यानी कि L फॉर लिसनिंग, S होगा स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए जो चारों होते हैं बिल्कुल अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि बच्चा पहले क्या करेगा, पहले लिसनिंग करेगा, स्पीकिंग करेगा,
रीडिंग करेगा उसके बाद ही राइटिंग करेगा। ये परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। तो देखिए, चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, समझ कर पढ़ना, अक्षर जोड़कर पढ़ना, पढ़ने में प्रभाव। बात क्या हो रही है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी कि क्या करना है, सबसे जो कम महत्वपूर्ण है वो है अक्षर जोड़कर पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी इज 110% करेक्ट। देखिए, जरूरी नहीं है कि बच्चा अक्षर जोड़कर ही पढ़े तभी उसके प्राथमिक स्तर के पढ़ने संबंधी क्षमता का आकलन हो सकता है। देखिए, जो नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहना चाहूंगा कि चैनल पे सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे आप जाइए और 2011 से लेकर 2018 तक के सारी वीडियोस अपलोडेड हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ। उसमें चीजें ऐसी बताई गई कि आपको पहली बार में आपके बारे में बिल्कुल सेट हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क बताना, यानी सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया तर्क आपको बताना है। इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विकसित करता है। यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। इन्हें पढ़ाना पर अपेक्षाकृत सरल होता है, या फिर इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। बताना क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उसमें आप बाल साहित्य इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, इसमें सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनका प्रयोग बच्चे के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। किसका प्रयोग? बाल साहित्य का। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और कहना चाहूंगा ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और चैनल पे सीडीपी सुपर सीरीज और ईवीएस सुपर सीरीज पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर भी आप जाइए। सीडीपी और ईवीएस की बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन के साथ सारी की सारी वीडियोज लेस है, बस आपको क्या करना है, देखना है और समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह हंसते मुस्कुराते पढ़ते बढ़ते स्वस्थ और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।